नमस्कार, स्वागत है आपका आप 24/7 पे। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो एक व्यक्ति, कंपनी या फिर सरकार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो मुद्दा है, वो जो टॉपिक है वो है हमारा साइबर कानून, साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा, और इसी के साथ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे रिलेटेड कानून। आज हमारे साथ में बहुत ही हमारे खास गेस्ट हैं डॉक्टर पवन दुग्गल जी, जो साइबर कानून, साइबर अपराध कानून, साइबर सुरक्षा कानून और एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे रिलेटेड कानून के विशेषज्ञ हैं और cyber.net के अध्यक्ष हैं। उसके साथ में MINC के नॉन कॉम कमेटी के सदस्य भी हैं। भारत के ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी इनकी राय ली जाती है साइबर सिक्योरिटी के मामले में। तो धन्यवाद सर, आपका स्वागत है मारवा स्टूडियो में आप 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पर आके, आपके प्रोग्राम पर आकर। सर, आप इस सेमिनार के लिए आए थे, फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस कैसा था मारवा स्टूडियोज़ में आकर इस सेमिनार को अटेंड करके बच्चों को गाइड करते हुए? मुझे लगता है कि मारवा स्टूडियो स्वयं अपने आप में एक मील पत्थर है, एक विशिष्ट योगदान दे रहा है राष्ट्र निर्माण का, एंटरटेनमेंट और मीडिया सेक्शन में, क्योंकि इस तरह का डेडिकेटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इकोसिस्टम बहुत कम जगहें हैं भारतवर्ष में। और आपका जो थॉट लीडरशिप डॉक्टर संदीप मारवा ने दे रखी है, मुझे लगता है एक अतुलनीय काइंड ऑफ थॉट लीडरशिप है और स्टूडेंट्स के लिए एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव उनको मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा आज जो सेमिनार आपने किया, वहाँ पर आके बोलकर, लोगों को सुनकर ये बात बहुत सुनिश्चित हो गई कि आप लोग अपनी थॉट लीडरशिप के माध्यम से पूरी दुनिया भर में अपने जो आइडियाज़ हैं उनका प्रचलन कर रहे हैं, और आप स्वयं जो काम कर रहे हैं एक मापदंड बनता जा रहा है, एक मील पत्थर बनता जा रहा है जिसकी इंस्पिरेशन लेकर और लोग भी आगे आपकी दिशा में आगे जाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज का जो हमारे सेमिनार का टॉपिक था स्टैंडर्डाइजेशन इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, तो आपको क्या लगता है सर, ये इस इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्डाइजेशन होगा वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है अभी के टाइम में? देखिए, आज हम एक दूसरे युग में रह रहे हैं। आज इंटरनेट ने हम सबको ग्लोबल ऑथर, ग्लोबल ट्रांसमीटर और ग्लोबल ब्रॉडकास्टर ऑफ डेटा बना दिया है। तो जब हम सभी लोग ग्लोबल क्रिएटर बन चुके हैं तो लाजमी सी बात है कंटेंट चारों ओर फैल रहा है। इस कंटेंट की कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइजेशन होने की ज़रूरत है। आपकी मन मर्जी, आप जो करना चाहें कर लें, लेकिन आप ऑब्वियसली ऐसा कंटेंट बनाएं जो समाज के हित में हो, जो सच्चाई को दर्शाता हो, लेकिन जो साथ ही साथ लोगों को गुमराह ना कर सके। तो कहीं ना कहीं अगर स्टैंडर्ड मापदंड मीडिया के, एंटरटेनमेंट के स्थापित हो जाएं, अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी तो एक तो जंगल रूल है, जिसकी जो मन मर्जी आती है, जो वो करता है वो रिकॉर्ड कर लेता है, अपलोड कर देता है। हाँ, अगर आपका प्रोग्राम या आपका कंटेंट किसी चैनल के टर्म्स एंड कंडीशंस का उल्लंघन करता है, तब चैनल उसको डाउन कर देती है, प्लेटफॉर्म उसको हटा देता है। लेकिन मुख्य तौर पर अगर आप अपनी मन मर्जी से जो करना चाहें कर सकते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आपके स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर सामने नहीं आ रहे हैं। अब दूसरी ओर अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नए कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं। तो उस कंटेंट की क्रिएशन के संदर्भ में भी स्टैंडर्डाइजेशन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है। एक और महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है डीप फेक की, हैल्यूसिनेशन की। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस झूठ बोलता है और इतनी कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता है कि इंसान अक्सर इस बात को पहचान नहीं पाता कि वो कब झूठ बोल रहा है और कब सत्य बोल रहा है। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आउटपुट को स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे तो लोग कहीं ना कहीं गुमराह हो जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आउटपुट से, और उससे गलत डिसीजंस हो सकती हैं, नकारात्मक रूप से प्रभाव हो सकता है, रॉन्गफुल लॉस एंड इंजरी हो सकता है। इसलिए आज का आपका जो सेमिनार था ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट अत्यंत टॉपिकल और रेलेवेंट सब्जेक्ट है। आपने डीप फेक की बात की सर। डीप फेक में जैसे बहुत सारे मामले पहले भी आए, न्यूज़ में आए, अभी भी जैसे डीप फेक में बात करूं मैं तो सिंपली तौर पे इलेक्शन प्रचार में भी इसका यूज़ किया जा रहा है। जैसे कुछ एलिमेंट्स बनाकर, कैरेक्टर बनाकर इसका यूज़ किया जा रहा है। तो वो आप उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? देखिए, डीप फेक तो अब हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। वो ज़माने चले गए कि आप रश्मिका मंदाना हैं, कटरीना कैफ हैं,
आलिया भट्ट हैं तभी आपका डीप फेक बनेगा, सॉरी। आज तो फ्री टूल्स आ गए हैं, आपका मेरा हम सब का डीप फेक बनता है। तो जब डीप फेक इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया है, प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी वो स्तर आने वाला है जहाँ पर हम डिटरमिन नहीं कर पाएंगे कि यह डीप फेक है कंटेंट या सही है। और अगर हम डीप फेक कंटेंट को सही मान लेंगे तो संभावित तौर पर हम जो निर्णय लेंगे, जो डिसीजन लेंगे वो गलत होगा, उससे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो एआई के आउटपुट के साथ क्या क्या स्टैंडर्डाइजेशन के पैरामीटर्स होने चाहिए, क्योंकि चाहे आप मीडिया ले लीजिए चाहे इंटरटेनमेंट ले लीजिए, इन दोनों स्तरों में मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब घुस चुका है। तो जितनी जल्दी आप स्टैंडर्डाइज पैरामीटर्स को परिभाषित करेंगे उतना ही आप यूनिफॉर्म अप्रोचेस को लेके आ पाएंगे, उतना ही आप अल्टीमेटली उपभोक्ताओं को, जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं मीडिया के, एंटरटेनमेंट के, उनके हितों को भी आप सेफगार्ड कर पाएंगे। सर कंटेंट को स्टैंडर्ड करने की बात हो रही है, लेकिन क्या जो कंटेंट क्रिएशन है, जो लोग बना रहे हैं कंटेंट या फिर जो भी चीज़ें फिल्म मेकिंग हो रही है, तो क्या प्राइसेस, जो कंटेंट क्रिएशन का जो रेंज होता है उसको भी क्या स्टैंडर्डाइज किया जाएगा आगे आते हैं टाइम पे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है ना कि अगर मैं हाई एंड कंटेंट ढूंढ रहा हूँ तो लोग अपने हिसाब से प्राइसेस देते हैं एंड फिर वी हैव टू चूज। देखिए जी, तो क्या आगे आके क्या प्राइसेस को भी स्टैंडर्डाइज किया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में प्राइसेस को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, क्योंकि आज तक जितने भी स्टैंडर्ड बने हैं कोई भी स्टैंडर्ड प्राइस को लेकर नहीं है। स्टैंडर्ड है यूनिवर्सल इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर कि आप इतना मिनिमम लेवल पे काम करिए तो हम आपको एक रिकग्निशन देंगे, एक ठप्पा देंगे, एक आपकी सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। लेकिन प्राइसिंग जो है वो तो मार्केटिंग फोर्स है, मार्केट निर्भर करेगी कि आपका क्या प्राइस आपको होना चाहिए, और जो प्राइस आप बता रहे हैं वो प्राइस चलेगा नहीं चलेगा, लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में कभी भी प्राइसिंग की दिशा में हम देखते हैं कि नहीं जाया जाता। आप ब्रॉडली स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को डिफाइन कर देते हैं, प्राइसिंग को हम इकोनॉमी और मार्केट तक छोड़ देते हैं। वैसे हम बात कर रहे थे कि एआई आ चुका है, डीप फेक है। मैं रिसेंटली देख रहा था काफ़ी इंस्टाग्राम पे पेजेस है, फेसबुक पे पेजेस जो क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे महाकुंभ चल रहा है तो कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं भी आया हो बट उनको क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे टेस्ला के जो सीईओ हैं उनको जेफ बेजोस के साथ दिखाना है कि वो स्नान ले रहे हैं नदी में, कहीं ना कहीं उनकी पिक्चर्स अपलोडेड हैं, डेटा है। एंड आप इस सेमिनार में बात कर रहे थे उनकी मेमोरी है एआई के पास एंड वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। पहले गूगल को कहा जाता है कि हमसे ज़्यादा गूगल को पता है हमारे बारे में, वो चीज़ एआई के साथ आ गई है। तो जो इतना डेटा हम खुद दे रहे हैं एआई को, वो आगे जाके क्या इम्पैक्ट कर सकता है और क्या हानिकारक भी है? देखिए, आप जितना ज़्यादा डेटा एआई को देने वाले हैं उसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव तो ये है जितना ज़्यादा आप डेटा देंगे आपका एआई उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगा, सही आउटपुट निकलेगा, ट्रेनिंग सही मिलेगी और उसको ज़्यादा पैरामीटर्स मिल जाएंगे डिटरमिन करने के लिए। लेकिन दूसरी ओर जितना आप डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देंगे उतना ही आपकी निजता के अधिकार का भी हनन होगा, आपकी पर्सनल प्राइवेसी का, आपकी डेटा प्राइवेसी का। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष को एक बैलेंस बनाना है, समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना है कि कितना देना है और कितना नहीं। और अगर हम सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा मित्र है तो हम गलत सोचते हैं। क्यों? क्योंकि एआई एक एल्गोरिदम है, वो आपको इंसान नहीं समझ के आपको डेटा एंटिटी समझता है, आपके डेटा के ऊपर निर्भर है और आपके डेटा के आधार पर अपने निर्णय देता है, अपने डिसीजंस और आउटपुट देता है। तो इसलिए जितनी जल्दी हम जुडिशियस यूटिलाइजेशन करेंगे एआई का, जितनी जानकारी एआई को देने की ज़रूरत है उतनी ही देंगे तो अच्छा रहेगा। सर, अभी जैसे सरकार नए साइबर जो भी सुरक्षा के लिए नियम बना रही है, तो उसमें अब जैसे एक बिल है डिजिटल इंडिया बिल और डिजिटल इंडिया बिल जी, तो वो क्या है सर? उसमें जैसे बताया जा रहा है कि उसके उल्लंघन करने वाले को 500 करोड़ तक का जुर्माना भी। देखिए, कानून तो एक कांस्टेंट एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हमारे यहाँ भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है सन 2000 का, जो विशिष्ट प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करता है। सरकार चाह रही है कि एक नया कानून लाया जाए, उसका नाम है डिजिटल इंडिया एक्ट और बिल। लेकिन ये बात कुछ महीने पहले थी, अब उसकी ज़्यादा बोलबाला, ज़्यादा उसकी खबर नहीं सुनी जाती। लेकिन सरकार ऑलरेडी एक नया कानून ला चुकी है जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। वो महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप उसके कानून का उल्लंघन करेंगे, जब वो लागू हो जाएगा तो आप पर 250 करोड़ रुपए प्रति कॉन्ट्रीवेंशन तक का फाइन लगाया जा सकता है। तो उद्देश्य अब यही है कि लोगों ने समझ लिया है कि साहब जेल जाने की जो प्रावधान है बहुत इफेक्टिव नहीं है। इंडियंस को क्यों लगता है कि चलो अगर मेरे बरखिलाफ जेल
होगी भी तो मैं मैनिपुलेट कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा, जुगाड़ कर लूंगा। इसलिए कानून कहता है कि चलिए आप जेल से नहीं डरते, कोई बात नहीं, अब हम आपको फाइन से डराएंगे, और फाइन भी 250 करोड़ रुपए आपको एक कॉन्ट्रवेंशन का देना होगा, तो आपके तो जितने बर्तन है वो सब बिक जाएंगे। तो इसलिए शायद लोग इस डर की वजह से इस कानून के प्रावधानों का पालन करना प्रारंभ करेंगे। सर कानून के प्रावधान तो आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप डीप फेक की बात कर रहे थे, आप और भी हेलुसिनेशन की बात कर रहे थे, बट अगर एआई कोई कंटेंट जनरेट करता है जिससे हम लोगों को दिक्कत होती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्या एआई को हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी ठोस जवाब किसी के पास नहीं है। 2 कानून भी बन चुके हैं। यूरोपियन यूनियन ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ बनाया है, चीन ने अपना जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूल्स बनाए हैं, लेकिन इन दोनों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिम्मेवारी को परिभाषित नहीं किया है। उसका रीज़न है कि उसको परिभाषित करने से पहले आपको एक फंडामेंटल सवाल का जवाब देना होगा। क्या आप कानूनी मान्यता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देने के लिए तैयार हैं? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लीगल एंटिटी है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी और के बरखिलाफ मुकदमा कर सकती है, या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बरखिलाफ लीगल प्रोसीडिंग हो सकते हैं? अगर हम इस सवाल का जवाब दे पाएं तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लायबिलिटी को और ज़्यादा विशेष तौर से परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी कानून ने इस बात को एड्रेस ही नहीं किया है। अभी तक हम इनडायरेक्ट वे से कह रहे हैं कि साहब चलिए एआई की लीगलिटी को बाद में देखेंगे, कुछ गड़बड़ होती है चलो जिस कंपनी ने एआई को बनाया है उसको जिम्मेवार ठहराते हैं, जिस कोडर ने एआई के एल्गोरिदम को लिखा है उसको जिम्मेवार ठहराते हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी अब आपको रूबरू होना पड़ेगा सत्य के साथ। सत्य यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और ये कहीं दूर नहीं जाने वाला है। और अब तो नए नए मॉडल्स आ गए हैं, डीप सीक नया मॉडल आ गया है चाइना का, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एल्गोरिदम हो गए, चैट जीपीटी, उनके पसीने छोड़ दिए हैं। तो अब इस तरह की जब लगातार डेवलपमेंट्स होती जाएंगी तो कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब देने ज़रूरी अनिवार्य हो जाएंगे, और इसलिए कानूनी प्रावधानों को लाना पड़ेगा। भारत के संदर्भ में बहुत आवश्यक है कि हम लोग एक डेडिकेटेड समर्पित कानून लेकर आएँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न पहलुओं के बारे में परिभाषित कर सके, लोगों में क्लैरिटी हो सके कि आप एआई जब इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी जिम्मेवारियां क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं, और एआई की अकाउंटेबिलिटी, उसकी ट्रांसपेरेंसी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी परिभाषित करना बहुत ज़रूरी है। सर जैसे रजनीकांत की मूवी रोबो थी, उसमें जो क्रिएटर था, जो रजनीकांत के ऊपर ब्लेम डाला गया था, कहीं ना कहीं जो दूसरे एक्टर थे उनको डाले थे कि उन्होंने गलत करवाया था। बट आपके ओपिनियन आप क्या कहोगे कि जो क्रिएटर एआई था उसको ब्लेम दिया जाए या फिर जो यूज़ कर रहा? फॉर एग्जाम्पल आपने तो एआई बना दिया, बट अगर मैं उसको यूज़ करके कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं किसी की डीप फेक बना रहा हूँ जो उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती है, तो आपके ओपिनियन में किसको ब्लेम देना इम्पोर्टेंट होगा, सही होगा, जिसने एआई बनाया है या फिर जिसने उस कंटेंट को क्रिएट किया है? आपका सवाल एक प्रिजम्पशन करता है कि एआई एक कांस्टेंट सी चीज़ है जो बदल नहीं सकती। तो शायद आपका सवाल इस तरीके से मैं कहूँ तो ऐसा है कि साहब एआई जैसे रामपुरी चक्कू की तरह है, उसका इस्तेमाल आप सब्जी काटने के लिए कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल आप लोगों को खून करने के लिए कर सकते हैं, अंडरस्टूड। लेकिन आप बुनियादी चीज़ भूल रहे हैं कि एआई एक रामपुरी छुरी नहीं है, एआई खुद ही कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता जा रहा है। तो जब खुद कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता जा रहा है, आज समस्या ये है कि जो एल्गोरिदम बनाने वाले लोग हैं, निर्माता हैं, उनसे पूछिए कि आप बताइए कि आपका प्रोग्राम कैसे काम करेगा, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं, हम बता ही नहीं सकते कि हमारा एआई प्रोग्राम किस तरीके से काम करने वाला है। तो जब इस संदर्भ में मुझे लगता है कि साझी जिम्मेवारी होनी ज़रूरी होगी। जिस कोडर ने एआई को बनाया है उसकी जिम्मेवारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कानून उम्मीद करता है कि एटलीस्ट आप ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स इस्तेमाल तो करेंगे, आप इंश्योर तो करेंगे कि आपका प्रोग्राम जो बना रहे हैं मानव मात्र के बरखिलाफ इस्तेमाल ना किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो कंपनी उस एआई के प्रोग्राम या एल्गोरिदम की सेवाएं उपलब्ध करा रही है उसकी जिम्मेवारी भी है, उसकी भी परिभाषित होनी चाहिए जिम्मेवारी है, बट अल्टीमेटली यूज़र की भी होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम है, यूज़र तो कहेगा साहब जो एआई बोल रहा है मैं उसको सत्य मान रहा हूँ। अगर एआई मुझसे झूठ बोल रहा है और इस झूठ को मैं सत्य मानते हुए आगे जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं नुकसान तो मुझे होने वाला है, तो उस नुकसान की भरपाई करनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपॉर्शनमेंट ऑफ लीगल लायबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्टीमेटली अगर आप एआई को लीगल कैपेसिटी का स्टेटस दे दें तब तो बहुत अच्छी बात है, आप एआई को लीगली रिस्पॉन्सिबल बनाएं। बट अभी कोई भी कानून
उस दिशा तक जाने को तैयार नहीं है, वहाँ उस ध्येय तक वॉक करने के लिए अभी लोग तैयार नहीं हैं। तो इसलिए हम इनडायरेक्ट तरीके से चाहे कोडर्स को, चाहे कंपनियों को हम जिम्मेवार ठहराने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उसमें कोई एक मत, कोई यूनानिमिटी नहीं नज़र आती दुनिया भर में। तो सर, आपने जैसे बताया कि भारत में साइबर सिक्योरिटी एक्ट होना चाहिए। हाल ही की एक खबर है, ऑस्ट्रेलिया में साइबर सिक्योरिटी एक्ट लागू किया गया। स्मार्टफोन डिवाइसेस हैं उनके लिए भी सेफ्टी जो स्टैंडर्ड था उसके लिए बात की गई, या फिर वो एक्ट आया, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? वो भी क्या भारत में भी वो उन्होंने जो जैसा स्टैंडर्ड किया है वो स्टैंडर्ड क्या सही है, या वैसा स्टैंडर्ड भारत में आए? देखिए, मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि भारत को आज बहुत अत्यंत आवश्यकता है कि वो एक डेडिकेटेड, समर्पित कानून साइबर सुरक्षा को लेकर आए। क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्तमान कानून है, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000, वो उस साइबर सुरक्षा को परिभाषित तो करता है, लेकिन डिटेल प्रोविजन नहीं देता। ओनली कॉस्मेटिक प्रोविजन सबको वहाँ मिलते हैं। अब जब और इतने राष्ट्रों ने साइबर सुरक्षा के कानून बना लिए हैं, चाहे वो चीन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, आवश्यकता है कि भारत उन कानूनों का संशोधन करे, उसमें शोध करे, उसमें जो लर्निंग सीखे और उसके बेसिस पर अपना कस्टमाइज कानून बनाकर आए। अब जैसे लेटेस्ट आप ऑस्ट्रेलिया के साइबर सिक्योरिटी लॉ की बात कर रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का साइबर सिक्योरिटी लॉ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो वो एंड 2024 में आया है, दूसरा वो बातें कर रहा है जो बाकी पुराने कानून नहीं बात कर रहे हैं। पुराने कानून बात करते हैं कि साहब साइबर सुरक्षा में सेंध लगे तो आपको मैंडेटरी रिपोर्ट करना है। अब वो कहते हैं कि साहब रिपोर्टिंग मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी ये है कि अगर आपने किसी रैंसमवेयर आक्रमण के शिकार होने के बाद उसकी पेमेंट करी तो वो आप रिपोर्ट करिए, ताकि आपके बरखिलाफ कार्रवाई की जा सके। क्योंकि सरकारें नहीं चाहती कि आप रैंसमवेयर आक्रमण के जब आप शिकार बने तो आप उसके पेमेंट दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक इलीगल इकोनॉमी को फ्यूल करने वाली हैं। तो जो नए इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए भारत को नया कानून बनाना होगा, क्योंकि भारत स्वयं एक लिविंग लेबोरेटरी है साइबर क्राइम की, साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस की। 140 करोड़ लोग और काउंटिंग लगातार बढ़ती जा रही है। इस प्रकार की इकोसिस्टम में न केवल हम पाते हैं कि नए नए प्रकार के साइबर क्राइम निर्मित हो रहे हैं, साथ ही साथ नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं कि साइबर सुरक्षा में सेंधें कैसे लगाई जा सके। तो मुझे लगता है जितनी जल्दी हम भारतीय साइबर इकोसिस्टम को सशक्त, सिक्योर और रेजिलिएंट बना पाएं उतना अच्छा होगा। सर, जाते जाते मेरा एक यही होगा तो हमेशा चलते आ रहा है, विल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक ओवर ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसमें कोई दो राह नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास करने की पूरी क्षमता रखती है। और अगर आप आंकड़ों को देख लीजिए तो सुपर इंटेलिजेंस अलाइनमेंट प्रोजेक्ट जो ओपन एआई का है, वो तो खुद ही ऐसी एक सुपर इंटेलिजेंस बना रहा है जो मानव मात्र के इंटेलिजेंस को भी सरपास करने वाली है। तो ये तो बहुत जल्दी आने वाला है। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ इसलिए नहीं बता सकता कब आने वाला हूँ, लेकिन आने वाला ज़रूर है। इसलिए जितनी जल्दी हम तैयारी कर लें उतना अच्छा है, जितनी जल्दी अभी हम लीगल सेफगार्ड रेल्स अभी स्थापित कर लें उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम नहीं चाहते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा, हमारे वजूद की लड़ाई हो जाएगी, शायद हमारा वजूद ही ख़त्म करने की दिशा में वो चल पड़े। तो इसलिए जितने अभी आपने कारगर कदम उठाने हैं अभी उठाने हैं, ताकि अल्टीमेटली ह्यूमन कंट्रोल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लगातार बरकरार रहे। सर, इससे रिलेटेड मैंने कोट भी पढ़ा था, नॉट एआई बट द पर्सन विद द एआई और द नॉलेज विद द एआई विल रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। इट्स वेरी क्लियर कि अब एआई विल बी द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। जो एआई जानते हैं वो डिजिटल हैव्स बन जाएंगे, जो नहीं जानते वो डिजिटल हैव नॉट्स बनेंगे। तो आज आपके पास दो विकल्प हैं, या तो डिजिटल हैव नॉट बन के आप बिल्कुल ऑब्लिवियन में चले जाएं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सुचारू रूप से और इंटेलिजेंट बना पाएँ। तो वो तो इंडिविजुअल लोगों को निर्भर है। लेकिन अब तो वो टाइम आ गया है कि दोपहर के 12 बज गए हैं, आपकी आंखें बंद भी क्यों ना हो, लेकिन सूरज जो आपके सिर पर आ खड़ा हो गया है। जितनी जल्दी आप आंखें खोल के सूरज को एक्नॉलेज कर लेंगे उतनी जल्दी आप अपना एक्शन प्लान करेंगे। आंखें बंद करेंगे तो आंखें बंद करने से सूरज कहीं जाने नहीं वाला, दिन रात में परिवर्तित होने नहीं वाली, अल्टीमेटली आपको ही नुकसान होगा। तो जैसे आपने बोला ना, ह्यूमन बीइंग जो एआई यूज करेगा वो कहीं ना कहीं सरपास कर देगा, बट इस पे एक और सवाल खड़ा होकर आता है कि क्या कॉपीराइट का जो इशू है एआई के साथ,
वो क्या आगे जाके कैसा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एआई जनरेट कर रहा है कंटेंट, उसका कॉपीराइट एक्सेस किसके पास? मुझे लगता है एआई और कॉपीराइट को लेकर बहुत सारे महत्वपूर्ण पेचीदा सवाल अभी खड़े हो रहे हैं जिनका ठोस जवाब अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है मशीन की। वो अपनी इंटेलिजेंस नहीं इस्तेमाल करती, जो डेटा फीड करते हैं उसके आधार पर वो निर्णय लेती है। तो आपका डेटा कितना अच्छा होगा वो डिटरमिन करेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आउटपुट है कितना ज़्यादा सशक्त, सिक्योर या रिलायबल है। तो कॉपीराइट इश्यूज लगातार बनेंगे और इस पर ऑलरेडी विभिन्न प्रकार के मुकदमे शुरू हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मुकदमे कर दिए हैं अमेरिका में, यहाँ पर ANI ने भारतवर्ष में मुकदमा कर दिया है ओपन एआई पर। तो अदालतें डिटरमिन करेंगी, कानून में संशोधन लाना पड़ेगा। लेकिन अगर एआई समझती है कि वो दूसरों के ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स की मलाई खाकर उस पर डकार मार लेगी, तो शायद कानून इसको नहीं होने देगा। क्योंकि वर्तमान जो कॉपीराइट कानून दुनिया भर में है वो स्पष्ट तौर पर कहता है कि जो व्यक्ति विशेष ने ओरिजिनल लिटरेरी, आर्टिस्टिक या ड्रामेटिक या सिनेमैटोग्राफिक वर्क लिखा है या बनाया है, उसके कॉपीराइट को सॉवरन माना चाहिए और कोई अगर उसका उल्लंघन करता है तो उसके बरखिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें आपका समय देने के लिए। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए आप 24/7।